फ्लो मशीन होती है, ये चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें कि और क्या क्या चाहिए हमें। सभी सूचनाओं एवं सांख्यिकी विवरण को सुव्यवस्थित रखने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि एक नोट वगैरह डालना जरूरी होता है, डायरी बनानी पड़ती है हमें। ठीक है, डायरी बना करके क्या करेंगे, क्यों, जरूरत क्या है, हमने कौन सा एक्सप्लांट लिया था, क्या उसमें मीडियम में डाला था, जिससे कि हमें ये पता चले। 8 दिन बाद डेट डालनी पड़ेगी, 8 दिन बाद, क्योंकि फिर वो मीडियम चेंज करना होता है, नहीं तो कैलस उसमें सड़ जाएगा। ठीक है, आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, कई बार होता है कि हमने डाला ऑक्सिन ये सोच के कि ये जड़ बनाएगा, पर हो सकता है उसमें, क्योंकि साइंस में कहीं कोई लिमिट नहीं है, आपने उम्मीद ये रखी थी कि ऑक्सिन डालेंगे तो भाई आप तक का रिसर्च यही कहता है कि जड़ बनेगी, लेकिन बाई चांस आपके उसमें जड़ न बन के कोई और चीज बन गई, कलिका बन गई, सीधे पुष्प बन गया या फल वृद्धि कर गया, तो फिर आपके लिए एक नई रिसर्च तैयार हो गई कि नहीं हो गई। तो इसलिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें आप लिखोगे क्या बनता है। हालांकि अभी तक ऐसा प्रयोग हुआ नहीं कि इन जो रिजल्ट आइडियल कंडीशन में बुक्स में लिखे हुए हैं उससे कुछ अलग आया हो, पर आता है तभी नया काम होता है कि नहीं। यही है, उत्परिवर्तन से हुआ या कैसे हुआ वो फिर एक अलग विषय बन जाता है। तो इस तरीके से विटामिन, शर्करा, अकार्बनिक लवण, ये सब चीज भी डाले जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, किसकी जरूरत ज्यादा है वो बोले जाएगा मैक्रो, और जो कम जरूरत का है वो माइक्रो। ठीक है, हीटर, ओवन, इसके अलावा पीएच मापी और एक फ्रिज भी होना चाहिए। आप भी सोचोगे ये लैब है या किचन है, हैं क्या क्या है उसके अंदर। अगर हीटर नहीं है तो फिर ओवन होना चाहिए, और ओवन नहीं है तो फिर हीटर, कोई एक चीज तो। इसके अलावा कैंची, चिमटी, प्रेशर कुकर वगैरह ये सब चीजें तो। ऑटोक्लेव, हाँ लिखवा दिया। अगर ऑटोक्लेव नहीं है तो इसकी जगह पर आप प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं, और ओवन नहीं है तो फिर हीटर। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, बुनसन बर्नर, स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट लैंप वगैरह। और इसके अलावा क्या होना चाहिए, कैमरा। क्यों, फोटो भी तो खींचोगे आप माइक्रोस्कोप में लगा करके, किसकी, जो कर्तों वृद्धि कर रहा है उसकी, ये कैसा दिख रहा था 10 दिन बाद, ये कैसा हो गया। या तो चित्र बनाओ, या फिर अब जब सुविधाएं हैं तो फोटो खींचे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि जहां आपको जैसे आंख लगानी होती है उसमें माइक्रोस्कोप में, उस जगह पर कैमरा फिट कर दिया जाता है और फिर कैमरे से फोटो क्लिक किया जाता है उसका। ठीक है ना, इस तरीके से कई बार, एक बार एक फोटोग्राफर थी तो उन्होंने आंसुओं का माइक्रोस्कोप से फोटो खींचा, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हड़प्पा सभ्यता के समय में बहती हुई नदी दिखाई देती है, इस तरीके की कंडीशंस दिखाई देती है। बेस्ट साबित हुआ। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप हमेशा छोटी छोटी चीजों को ही दिखाएगा ना, तो कैलस की पूरी वृद्धि आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम बनाने से बेटर यही है। संवर्धन माध्यम जब तैयार करना है तो संवर्धन माध्यम तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है आपको, सब चीज समझ में नहीं आ रही है कि कौन कौन सा मीडियम में क्या डालें, कैल्शियम, पोटेशियम, सब कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट मीडियम के लिए जो होता है वो होता है नारियल, नारियल दूध या दुग्ध लिख लो ऐसे, नारियल पानी जिसे बोलते हैं ना, कोकोनट मिल्क। क्यों, नारियल पानी क्यों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो भाई, बाहर जो परत होती है वो तो हरे रंग की होती है ना, कच्चा नारियल जो देखा होगा, सबसे बाहर हरी वाली परत होती है। हरी वाली परत को हटाओ, फिर जटाएं आ जाती हैं, जटाओं को हटाओ तो जटाओं के नीचे, ऊपर जटाएं और नीचे यहाँ लकड़ी सी होती है, उसके बाद अंदर जो निकलती है वो क्या है, गरी, है ना। गरी के अंदर बाहर से वो भूरी दिखाई देगी, अंदर से सफेद दिखाई देगी, सबको पता है। उसके अंदर जो ये तरल है, ये तरल होता है उसका भ्रूण कोश। मतलब भ्रूण को पोषित करने के लिए
केवल और केवल केंद्रक ही केंद्रक होते हैं इसके अंदर, केवल केंद्रक होंगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए अगर इसमें कोशिका होती तो फिर ये ठोस होता, ठीक है। केवल केंद्रक ही केंद्रक है और वो तैरते रहते हैं। अब बताओ, जिस केंद्रक के अंदर डीएनए है, आरएनए है, आरएनए क्या मतलब जो डीएनए है, जीन है, प्रोटीन बनाने की क्षमता पूरी होगी ही नहीं होगी उस एरिया में, तो वो अपने भ्रूण को, यानी कि उस पानी के अंदर इतनी ताकत है कि वो नारियल का इतना बड़ा पेड़ बनवाने में महत्वपूर्ण है। तो फिर वो हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए कितना ताकतवर स्थिति उत्पन्न कर देगा, वो करेगा कि नहीं करेगा? उस पानी में इतनी क्षमता होती है। इसीलिए नारियल पानी पीने के लिए भी बोला जाता है, और जब आपको कोई मीडियम ना मिले सेल के लिए प्रॉपर, तो नारियल पानी डाल करके उसमें भी पूरा एक कोई भी कोशिका डाल दी, वो पूरा पौधा बनाने की क्षमता ग्रहण कर लेती है नारियल पानी। आगे बात समझ में? उसे नारियल पानी ना बोल के फिर नारियल दुग्ध बोला जाता है, क्योंकि वो व्हाइटिश कलर में होता है ना थोड़ा सा। और तो आगे बात करते हैं कि अब इसमें क्या क्या चाहिए। नारियल दुग्ध मिलेगा, कई बार कैसीन हाइड्रोलेट भी मिला, हाइड्रोलाइसेट, सॉरी कैसीन हाइड्रोलाइसेट क्या होता है? नारियल दूध हो या फिर कैसीन हाइड्रोलाइसेट या फिर विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट है उनका जूस, फलों का रस, ये ऑप्शन वाली बात होती है। जब नहीं है तो फिर दूसरा अल्टरनेट हमें तलाशना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें संवर्धन माध्यम में डाल दी जाएंगी तो पौधा उग के तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं उसका पीएच कैसा होना चाहिए। अच्छा एक बात और, डिस्टिल वाटर मिलाया, पीएच कितना होना चाहिए? 5.8, ये याद रख लो भाई, ये फिक्स है। 5.8 पीएच कैसे मेंटेन करेंगे? एसिडिक होगा या बेसिक होगा 5.8 में? 7 से कम है तो अम्लीय होगा, है ना। 7 से ज्यादा होता तो क्षारीय होता, तो एसिडिक होगा। अगर क्षार ज्यादा हो गया है तो HCl 1 नॉर्मेलिटी वाला, N मतलब नॉर्मलता, मिला दी जाती है जिससे पीएच कम हो जाए। अगर अम्लीय ज्यादा हो गया है तो NaOH 1 नॉर्मलता वाला मिला दिया जाता है जिससे थोड़ा उसमें क्षारीयता आ जाए, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं अब कि कौन सा माध्यम, संवर्धन माध्यम जो बेस्ट है सबसे ज्यादा, ठीक है। वैसे तो और भी है, व्हाइट वगैरह के हैं, और भी साइंटिस्ट है जिन्होंने दिए, लेकिन सबसे जो बेस्ट माना जाता है, और आपकी प्रैक्टिकल की जो फाइल बनेगी उसमें भी आप लोगों को नोट करना है वो, ठीक है ना। तो मुराशिगे का, मुराशिगे एंड स्कूब 1962 में दिया था उन्होंने, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक वाइट साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी दिया था, ठीक है। तो पहले मुराशिगे का ही पढ़ना है अपन लोगों को, ठीक है, कि किसमें सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर की फाइल और वाइवा का क्या होगा? आप लोग तो प्रमोट हो गए ना। तो मुराशिगे और स्कूब का जो माध्यम है, ठीक है ना, उसे पढ़ते हैं। पोषक माध्यम किसके द्वारा?
इसको एम क्या है, मुराशिगे, एस क्या है, स्कूप, तो उसे एम एस मीडिया भी कहते हैं। एम एस मीडिया मतलब देखो मीडियम तो एक हो गया है ना, एक वचन, और मीडिया बहुत सारे, क्योंकि मुराशिगे ने तीन तरीके के दिए हैं, जिनमें से हम जो है वो बेस्ट एंड फाइनल वाला करेंगे इसमें, ठीक है, सांद्रता के हिसाब से। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कौन कौन से यौगिक चाहिए, कार्बनिक, कार्बनिक, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी मात्रा। तो यहाँ लिखो यौगिक, और यहाँ लिखेंगे हम यहाँ मात्रा के बजाय सांद्रता ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, और सांद्रता भी किसमें, मिलीग्राम में। ये बड़ा बनाना, वो छोटा बनाना है। तो पहले लिखते हैं क्या, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कैसे किसे हैं, जो चीजें सजीवों में ना मिले, जो रसायन सजीवों के शरीर में ना मिले, वो होता है अकार्बनिक, और जो सजीवों के शरीर में मिले वो क्या होगा, कार्बनिक, ठीक है। एक परिभाषा पहले दी जाती थी कि जिसमें कार्बन मिलेगा वो ऑर्गेनिक है, जिसमें नहीं मिला वो इनऑर्गेनिक। ऐसा नहीं है, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कार्बन नहीं पढ़ते? तो कार्बनिक का मतलब, नई परिभाषा यही है कि कार्बनिक उसे कहते हैं जो चीज सजीवों के शरीर में मिले, या उसके कंपोनेंट उससे बने हो, जैसे डीएनए है, आरएनए है, पिरिमिडीन, प्यूरिन, नाइट्रोजनस क्षार है ना, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। अच्छा, लिपिड और वसा में क्या अंतर है? देखो, वसा तो फैटी एसिड से मिलके बनी होगी, केवल वसीय अम्लों से मिलके बनी होगी, और लिपिड में वसीय अम्लों के साथ ग्लिसरॉल और ऐड होता है। जैसे रिफाइंड में और घी में अंतर है। रिफाइंड मतलब, रिफाइंड शब्द का मतलब क्या होता है, दोबारा साफ किया हुआ, ठीक है। कोई सा भी तेल हो वो दोबारा साफ कर दिया, है ना। तो अच्छा, एक बात और, ऑयल है ना वो नहीं जमता, सर्दियों में भी नहीं जमता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लिसरॉल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन घी है वो जम जाता है सर्दियों में, क्यों? क्योंकि उसमें फैटी एसिड ही फैटी एसिड है, तो उसमें फैट है केवल, और फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल जुड़ जाता है तो वो लिपिड बन जाता है, ठीक है। इसलिए लिपिड हमेशा तरल रहता है। आगे बात करते हैं अकार्बनिक। अकार्बनिक चीजों में क्या क्या चाहिए अपन को? सबसे पहले MgSO4 7H2O, NH4NO3, ये चाहिए 1650 mg। आगे KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ये चाहिए लगभग 1900 mg। आगे KH2PO4, एक 170 mg। उसके बाद आगे CaCl2 2H2O,
जब इस तरीके से पानी के अणु आते हैं ना तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर। पता होगा ये बात, नहीं पता? किसी भी केमिकल में जब इस तरीके से अलग से, यानी कि वो एक्वस सॉल्यूशन तो है नहीं है, जलीय विलयन तो है नहीं उसका, केवल ये H2O है, उसके अंदर दो अणु है, लेकिन फिर भी वो जलीय अवस्था में नहीं है, इसका मतलब H2O कैसा है उसमें, क्रिस्टलीय फॉर्म में, तो उसे क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलीकृत जल कहते हैं। ठीक है, ये समझ लेना, फिटकरी वगैरह में होता है। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड Ki 0.84, अच्छा ये तो 400 चाहिए। अगला चाहिए पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड कितना चाहिए इसमें, 0.83 mg। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है? हाँ, H3BO3 H3BO3 चाहिए 6.2 mg। MnSO4 4H2O ये चाहिए 22.3 22.3 mg। ठीक है, देखो भाई यहाँ ध्यान देना, ये लिखा है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और ये Mn मैग्नीज सल्फेट है ना। हाँ, क्योंकि इतने छोटे बच्चे नहीं है ना, बड़े हो तो पता है हमें। ठीक है ना, तो आगे, ठीक है, इसके बाद आगे का क्या है इसमें, MnSO4 के बाद आगे है ZnSO4 7H2O। अब इधर लिख दूं ना, यहाँ लिख देती हूँ बचा कुचा, तुम मत लिख देना बगल में, तुम तो अलग ही लिखना है ना। कंटिन्यू यौगिक, और यहाँ हो जाएगी उसकी सांद्रता काय में, ml। पता लगा लीटर में लिख दोगे तो हो गया काम, इतना सब कुछ लीटर में चाहिए ही नहीं होता है। ठीक है, आगे ZnSO4 7H2O। जिंक सल्फेट ये चाहिए 8.6 mg। उसके बाद अगला Na2MOO4 2H2O, मोलिब्डेनम चाहिए ना, ये चाहिए 0.25 mg। उसके बाद CuSO4 5H2O, इसकी मात्रा और भी कम चाहिए 0.025 mg। अगला COCl2 6H2O, कोबाल्ट, ऊपर क्या है, कैल्शियम, सॉरी 6 है वो, COCl2 6H2O, ये भी इतना ही चाहिए जितना, कितना 0.025 mg। देन आफ्टर FeSO4 7H2O, ये चाहिए 27.8 mg। ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान देना। उसके बाद Na2EDTA 2H2O चाहिए होता है। ठीक है ना, व्हाइट ने तो सेक्वेस्ट्रिन डाला था इसकी जगह पर, लेकिन मुराशिकी ने क्या किया, Na2 EDTA संकुल यौगिक होता है, पता होगा ना, 2H2O, ये चाहिए 37.3 mg।
8। ठीक है, ये 14 यौगिक तो अकार्बनिक चाहिए। अब उसके बाद बात करेंगे आगे क्या, कार्बनिक। ठीक है, तो कार्बनिक की कहानी कल।